इस दिव्य युवा पर्व में आज का शुभारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। हम आमंत्रित करते हैं सम्मानित अतिथियों को, श्री तरुण जी भारती झुंझुनू राजस्थान से, जो इंटरनेट और प्रचार आरटीआई कार्यकर्ता है, श्री मनोज जी जो राजस्थान से है, समाज सेवा और योग कक्षाएं लगाते हैं, विकास जी गुप्ता जो छत्तीसगढ़ से है, यूट्यूब और आदर्श ग्राम इसमें कार्य किया है, सुनीता जी राजस्थान से, डॉक्टर शीतल जी महाराष्ट्र नासिक से, भाई सुखराम जी जो मुख्यालय में रहकर पूर्ण सेवा देते हैं। आज इनके पोते का जन्मदिन है। श्री आशीष जय भाई जी अकोला से, प्रदीप जी राजस्थान से एटीएस कमांडो है, प्रतीक जी गुजरात से, निसर्ग सोनी गुजरात से, पंकज बांते नागपुर से, बहन प्रोमिला जी आज गुरु दक्षिणा देगी दिल्ली के ओर से, योग कक्षा में एकत्रित की हुई, बहन रंजना जी मुंबई से, राकेश जी मुंबई से, प्रमोद बहलोत जी झुंझुनू से, दयानंद भालकीकर लातूर से, नीलम जी राजस्थान से, गंभीर जी आज हमारे बीच में 103 साल के युवा रामाजी गांजवे जी हिंगोली से बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, स्वातंत्र सैनिक है और इस उम्र में भी कठिन से कठिन वो आसन कर लेते हैं। युवाओं को युवा प्रेरणा स्रोत है। हिंगोली में जब शिविर लगा था इन्होंने अपनी पावन उपस्थिति, आज भी यहाँ पर पावन उपस्थिति दे रहे हैं। उनके साथ अभिजीत जय भाई जी जो हिंगोली के युवा अध्यक्ष है वो भी यहाँ उपस्थित है। कितनी उम्र होगी बाबा जी? ओ बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी 103 साल के हो गए। अब बाबा जी इधर 2-4 आसन करके बताओ सबको। हाँ? और जैसा आप सबको पता है, नेपाल में पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए दानदाता महानुभावों की ओर से बहुत बड़ा सेवा का काम चल रहा है। आदरणीय भाई करमवीर कंसल जी नांगलोई दिल्ली से हमारे बीच में हैं, जो पहले से पतंजलि योगपीठ परिवार के पैटर्न मेंबर हैं। आज अपनी बेटी कृति कंसल की ओर से 51,000 रुपये का सहयोग नेपाल के इस राहत यज्ञ में समर्पित कर रहे हैं। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय बाबा जी रामजी गांजवे जी जो 103 वर्ष के युवा हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि युवावस्था उम्र का नहीं विचारों का परिणाम है। तो आदरणीय श्री रामजी गांजवे जी अब आपके सामने आसनों का प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। शीर्षासन से लेकर बहुत से आसन आदरणीय बाबा जी कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख लेंगे। बाबा जी को इसलिए ये बता रहे हैं कि आप 100 साल तक जी सकते हैं, पहली बात तो बिना किसी आलम्बन के, और 100 साल की उम्र तक भी योग कर सकते हैं। तो बाबा जी करके दिखा रहे हैं। इसको तो पहने रहो बाबा जी, कोई नहीं, कुर्ता पहन के ही कर लो। ओ पद्मासन, और ये इसको बोलते हैं योग मुद्रासन। हाँ, लोग कहते हैं बुढ़ापे में घुटने तो खराब हो ही जाते हैं, तो एज फैक्टर है। एज फैक्टर है तो फिर राम जी भाई को भी होना चाहिए था एज फैक्टर, है?
उत्थित पद्मासन जो आपको बता रहा था, देखो बाबा जी इस उम्र में कर रहे हैं। ये 1 से 2 मिनट कर लेना जो युवा है वो, फिर देखना कितनी ताकत आएगी शरीर में। अब बाबा जी अर्धमत्स्येंद्रासन करके दिखा रहे हैं। ये अर्धमत्स्येंद्रासन है। नहीं कहते हैं घुटनों में डिजनरेशन हो ही जाता है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, उम्र के साथ बीमारियां होती ही हैं। तो बाबा जी ने घुटने चेंज नहीं करवाए। आजकल लोगों के घुटने भी चेंज हो जाते हैं, किडनी भी चेंज हो जाती है, लीवर भी चेंज हो जाता है, हार्ट के भी भीतर स्टेंट स्प्रिंग आदि लगा देते हैं और पूरा शरीर बेकार हो जाता है। तो हाथ पैर कंधे सब ठीक ठाक हैं अभी। तो निरंतरता चाहिए देखो इसमें। आप 103 साल के बाबा जी को देख करके उतने ही खुश हो रहे हो जैसे कि कोई 3 साल का बच्चा योग कर रहा। छोटे बच्चे योग करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं, और कोई 100 पार करके भी योग कर रहा है, नहीं तो उसका तो परमात्मा से योग हो जाता है। वो शीर्षासन आदि 1-2 आसन कर दो बाबा जी, देखो लोग कहते हैं ये शीर्षासन कितनी उम्र में करना चाहिए। अभी सबसे पहले आपको शीर्षासन ही करवाया था ना, और पंडित सातवलेकर जी का उदाहरण दिया था मैंने। 100 साल से अधिक के जिए वो भी, और वो भी शीर्षासन रोज किया करते थे। तो जो शीर्षासन करता है, अब मैं तो 100 साल के होने के बाद कहूँगा ना, वो 100 साल से ज़्यादा जीता है बाबा जी की तरह है? रामदेव तो बाद में कहेगा राम जी भाई को देख लो पहले। रोज करते हैं बाबा जी, अपने आनंद में रहते हैं। साल की उम्र से करते हैं बाबा जी? 19 वर्ष की आयु से करते हैं बाबा जी है? लगता है दंड बैठक करके दिखाएंगे बाबा जी। या मयूरासन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अब 103 साल की उम्र में इतना संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तुम जवान हो, तुम्हारा अभी भी नहीं बनता है पूरा। तो बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी है, और इस उम्र में भी उनमें पूरा उत्साह है।
आपका शरीर बच्चे की तरह कोमल है। योग का यही फायदा, जिम जा करके ना शरीर बेकार हो जाता है, शरीर बॉडी स्टिफ हो जाती है। अब मयूरी आसन करेंगे जो मैं कल कर रहा था ना। अब देखो, बस बाबा जी आप तो प्राणायाम कर लेते हैं। अब है एक बार सबकी ओर से बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम है। तो ऐसे सब आप चाहे बाबा जी को सोफे पे बैठा दो चाहे नीचे बैठा दो, यहीं ले आओ सोफा, आराम से बैठ जाइए। देखो ऐसे जैसे हमारे राम जी भाई स्वतंत्रता सेनानी 103 साल की उम्र में भी योग कर रहे हैं, आप सबको भी ऐसे शतायु होना है और योगी बनकर के जीना है, रोगी बनकर के नहीं जीना। देखो सीधे बैठो। आसनों के बारे में कल आपको पूरी विधि बताई गई। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ये तो सब के सब कर सकते हैं और एक ही दिन में सीख सकते हैं। एक ही दिन में आसनों का अभ्यास करने के लिए 1, 2, 3 महीने का समय लग जाता है। शीर्षासन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम एक दिन में हो जाता है। देखो करो, ढाई से 5 सेकंड श्वास को लेने में, 2.5 से 5 सेकंड श्वास को छोड़ने में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, लय के साथ करना है। नियम बना लो, 2 से 5 मिनट तो मुझे रोज करना ही करना है भस्त्रिका। श्वास, दमा, कफ, एलर्जी, साइनस, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हो रहा है। आज मैं प्राणायाम के बारे में आपको पूरा प्रबोधन दे रहा हूं और ऐसे ही आपको सबको ये प्रबोधन देना है। योग करना है, कराना है, योग के बारे में जानना है और सबको बताना है। बच्चों को पैदा होते हुए आजकल जॉन्डिस हो जाता है। बच्चों को पैदाइशी ही हार्ट की प्रॉब्लम है आजकल, पैदाइशी डायबिटीज है। और सर्दी जुकाम कफ एलर्जी ये तो 99% बच्चों की प्रॉब्लम है, बुजुर्गों की प्रॉब्लम है। और जवानों को भी सांस, दमा, कफ, एलर्जी, साइनस ये सामान्य समस्या हो गई आजकल। दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज ए कॉमन डिजीज, कफ एलर्जी। आयुर्वेद में भी 3 दोष कहे जाते हैं ना, वात, पित्त, कफ। तो ये कफ जो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लेगा, उसका फेफड़ा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा ना।
2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड में श्वास छोड़ना। यह है भस्त्रिका। क्या है बोलो इसका नाम? भस्त्रिका प्राणायाम है। अच्छा सुनो, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, शरीर में कोई भी कमजोरी है तो जोर से नहीं करना। लेकिन यदि कोई जवान जोर से भी करना चाहे तो दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ जवान बहुत चंचल होते हैं, उनको धीरे धीरे करे तो मजा ही नहीं आता। शर्त एक है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमजोरी, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तेजी से करके देखना। चलो तुम्हारी जवानी की टेस्टिंग कर लेते हैं। सुनो, शरीर ज्यादा ही नहीं हिलना चाहिए, गति केवल फेफड़ों में होगी, शक्ति पूरी शरीर में होगी, और शायद 1 मिनट से ज्यादा तो कोई कर ना पाएगा। अभ्यास करने के बाद कोई 2 मिनट कर ले तो बहुत बड़ी बात है। चलो प्रयोग कर लेते हैं। 1 मिनट मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए, और देखना फिर किसी का मन चंचल रहता है क्या, ध्यान लगता है कि नहीं। बहुत सी चीजें होंगी, उसके बाद क्या होगा वो आप खुद ही अनुभव करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक मिनट अब हुआ है, पसीना आ गया है माथे में। कितनी देर हुई है? मात्र 1 मिनट। अब इसमें ऐसे मत करना, चेहरा नहीं बिगाड़ना। कुछ जब बहुत तेजी होती है ना तो ऐसे करना। कुछ शरीर हिलाने लगते, कंधे जोर जोर से पूरे हिलने लगते। 1 मिनट कर लेना। कितनों ने 1 मिनट मेरे साथ पूरा किया? करीब आधों ने किया है। चलिए, और ताकत पूरी लगनी चाहिए। किसी ने किया तो है, लेकिन कैसे किया है? ऐसे तो मैं 1 घंटा कर लूं, ऐसे तो 1 घंटा कर लूं भाई। ऐसे नहीं, पूरी ताकत लेने में, पूरी ताकत छोड़ने में ये सारा खिंच जाता है। फिर 1 मिनट के बाद ध्यान अपने आप लग जाता है। यह भी ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया है, मन को टिकाने की एक प्रक्रिया है। समझ में आया? 1 मिनट तो बहुत देर की बात है। पूरी ताकत लगाना, पूरी ताकत से छोड़ना। 15 सेकंड ही कर लो। चलो 15 सेकंड में ध्यान। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, मन नहीं टिकता। चलो रुको रुको, रिलैक्स। अब खाली होगा 15 सेकंड, लेकिन 15 सेकंड में फोर्स क्या होगी? ये जवानों के लिए है, बीमारों के लिए नहीं है, याद रख लेना। युवाओं के लिए है ये खाली। 15 सेकंड में फोर्स ये होगी। कंधे मत हिलाओ, करो, कंधे मत हिलाओ, ताकत पूरी लगाओ, लेने में छोड़ने में पूरी ताकत। कुछ तो ईमानदारी से कर रहे हैं, रिलैक्स। कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे कर रहे हैं, देखो। ये नहीं चलेगा। खैर, समझ में आया? जिनको अस्थमा है, दमा है, वो मत करना ऐसे। श्वास की बीमारी ऐसे किया ना तो श्वास ऊपर नीचे फिर भूल ही जाएगा।
अच्छा बताओ, जो इतना कर लेगा, परमानेंट फंक्शन टेस्ट, उसको बोलते हैं पीएफटी। क्या बोलते हैं? पीएफटी। पीएफटी में क्या करते हैं, एक नली लगा देते हैं मुंह में और उसमें सांस भरवाते हैं ऐसे, और फिर छुड़वाते हैं ऐसे। मैंने नली में, नली नहीं है इसलिए मैंने मुंह से छोड़ा, मुंह से ऐसे भरवाते हैं, और भरवाने के बाद जब छोड़ते हैं ना, उस स्पीड को मापते हैं। ऐसे जोर से छोड़ता है। तो मैं बेंगलोर गया हुआ था, एक अंग्रेज जो है वो पीएफटी टेस्ट करता हुआ घूम रहा था कि जो योग करते हैं उनका पीएफटी कितना होता है, जो योग नहीं करते उनका पीएफटी टेस्ट कितना होता है। तो वो मेरा टेस्ट करने लग गया। मैंने कहा सुनाइए मित्र, क्या हाल है? बोले बाबा जी मैं अभी तक तो जो टेस्ट कर रहा था आदमी का कर रहा था, आपका टेस्ट किया तो मेरे पैरामीटर सारे गड़बड़ हो गए। ये पता ही नहीं लग रहा है आदमी की फूंक है या हाथी की फूंक है। आपकी छाती में इतनी ताकत आ जाती है, 100 साल तक रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जितने लोग दुनिया में हार्ट अटैक से मरते हैं उससे ज्यादा दुनिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने से मरते हैं। जो योग करेगा उसका हार्ट फेल नहीं होगा, उसका ब्रेन फेल नहीं होगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल नहीं होगा। अब बात समझ में आई? ये है तो छोटी सी बात, ये बाबा फूंक मार रहा है इससे क्या होगा? अरे फूंक का ही राज है सारा। और अगली बात, every person have every disease in the body, every person have cancer cells in the body। हर आदमी के शरीर में हर बीमारी हो सकती है, दिस इज पॉसिबिलिटी, ये संभावना है। एज वन कैंसर, आपके भी शरीर में 2 ही तरह के सेल बोले जाते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूं। आज मैं सारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बातों को समझाऊंगा, आप थोड़े पढ़े लिखे युवा हैं और ये जरूरी भी है। ये है प्री कैंसर सेल्स, ये स्किन सेल है ना, ये कैसे है? प्री कैंसर सेल्स। प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको भी कभी भी स्किन कैंसर हो सकता है, आपको भी ब्लड कैंसर हो सकता है, आपको भी बोन कैंसर हो सकता है, आपको भी ब्रेन कैंसर हो सकता है, आपको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग कैंसर हो सकता है, आपको भी लीवर किडनी में कैंसर हो सकता है। सैकड़ों प्रकार के कैंसर डायग्नोसिस कर चुके हैं। यदि आपने योग नहीं किया तो आज मैं आपको डराऊंगा भी और कुछ बताऊंगा भी। ये सच्ची बात है, जो भी योग नहीं करेगा किसी को भी कैंसर हो सकता है। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये आपको हकीकत बता रहा हूं। ऐसा 1-2 नहीं, ऐसे हजारों नहीं, मैंने लाखों व्यक्ति देखे हैं। बाबा जी हमने बीड़ी नहीं पी, हमने सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, गलत काम नहीं किया, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया? मैंने कहा तुमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तुमने एक अच्छा काम योग नहीं किया, इसलिए तुम्हें कैंसर हो गया। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई गलत खाना नहीं खाया, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिया, फिर भी तुम्हें कैंसर हो गया। क्यों? एवरीवेयर इज पॉल्यूशन, एयर इज पॉल्यूटेड, वाटर इज पॉल्यूटेड, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड। कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये हवा तो आपके शरीर में जाएगी, जहर तो आपके शरीर में जा रहा है, हवा से, मिट्टी से, पानी से, दालों से, साग सब्जियों से, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, चारों तरफ जहर घुला हुआ है वातावरण में। कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? एक तो ये भौतिक प्रदूषण और दूसरी तरफ वैचारिक प्रदूषण। जहां से देखो वहीं से गंदे गाने सुनाई देते हैं, गंदी आवाजें सुनाई देती हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, चारों तरफ एनवायरमेंट इज पॉल्यूटेड। तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? जो योग करेगा वही सुरक्षित रह पाएगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। There is no way. Yoga is only a way. So do daily योग। इसलिए ये पहला चरण है, ये अंतिम नहीं है। करो योग, रहो निरोग, ये एक चरण है। फिर इसके बाद तो जीवन में पूर्णता को पाना है।
सुप्त शक्तियों को जगाना। योग के मैंने 8 बड़े लाभ बताए थे ना कल। क्या क्या बताए थे? डीजनरेटिव सेल, कल वाली बात याद है सारी? डीजनरेटिव सेल क्या हो जाते हैं? फेफड़ों के सेल डीजनरेट हो गए तो क्या हो जाता है बोलो? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस। अब देखो मैं डीजनरेट वाली साइंस को थोड़ी देर समझाता हूं। भस्त्रिका तो बता दिया ना, अब कपालभाति भी कर लो और इस साइंस को समझो जरा। फेफड़ों के सेल डीजनरेट हुए तो क्या हो गया? अस्थमा, दमा और श्वास, फेफड़ों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिफरेंट डिजीज, कैंसर तक, लंग फाइब्रोसिस से लेकर के कैंसर तक, अस्थमा, दमा, एलर्जी से लेकर के तमाम बीमारियां। और याद रखना, देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर एलर्जी। आप कई तरह की एलर्जी सुनते हो ना, उसमें श्वास की, कफ की एलर्जी बहुत तरह की होती है। बोले धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पता नहीं किस किस चीज से। फिर पेट की एलर्जी अलग होती है, खाने पीने की चीजों से। फिर वेदर की एलर्जी अलग। किसी भी तरह की एलर्जी हो, योग करने से आपको वो एनर्जी मिलेगी, सारी तरह की एलर्जी आपकी दूर भाग जाएगी। यही एक रास्ता है। बहुत तरह की एलर्जी है। मैंने कह रहा था ना, पूरी दुनिया में किसका महिमा मंडन हो रहा है? भोग का। हमें किसका महिमा मंडन करना है? किसके प्रति ग्लैमर पैदा करना है? योग का ग्लैमर पैदा करना है, योग का ग्लैमर। और जैसे मैं योग का प्रचार करता हूं ना, जैसे मैं योग का ब्रांड एम्बेसडर हूं, ऐसे ही आप सबको योग का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। योग का ब्रांड एम्बेसडर, ऋषियों का ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर, भारत का ब्रांड एम्बेसडर। आपको राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, दयानंद, विवेकानंद का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। उनके विचारों को फैलाना, उनकी संस्कृति को फैलाना, और उसका सबसे सशक्त माध्यम है योग। डीजनरेट होते हैं फेफड़ों के सेल तो फेफड़ों की बीमारी। हार्ट के सेल डीजनरेट होते हैं तो क्या हो जाता है? इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। हार्ट के सेल डीजनरेट होते हैं तो हार्ट बीट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। फिर किसी की नसें सिकुड़ जाती हैं, किसी की नसें बंद हो जाती हैं। क्या करोगे? कब तक चीरफाड़ करोगे? कब तक दवा खाओगे? हार्ट के सेल्स में डीजनरेशन हुआ, प्राणायाम करवाया, हृदयामृत अर्जुन की छाल का प्रयोग करवाया, मेरे को जड़ी बूटियां भी देते हैं, वो भी सहयोग करती है। हार्ट को ठीक कर दिया हमने, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। लीवर के सेल डीजनरेट हुए तो क्या हो गया? लीवर सिरोसिस, दिस इज ए डिजीज। क्या है? लीवर सिरोसिस। लीवर के सेल काम करना बंद कर देते हैं। फिर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। कपालभाति आधा से 1 घंटा करवा देते हैं। फिर थोड़ा शिवनाथ की छाल, सर्वकल्पवात, उद्रामृत, औषधियां कुछ दे देते हैं। लीवर के सेल जो डीजनरेट हो चुके थे उनको हमने क्या किया? रीजनरेट किया, ठीक कर दिया। मॉडर्न मेडिकल साइंस में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है। अब किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो भी आयुर्वेद की दवाइयां लिखते हैं। लीवर गड़बड़ हो जाए तो खुद भी वही लेते हैं, अपने बच्चों को भी वही देते हैं। आंतों के सेल डीजनरेट होता है तो कोलाइटिस, आंतों में सूजन, फिर घाव और बहुत तरह के समस्याएं आती हैं। आंतों के सेल डीजनरेट होंगे तो रीजनरेट होंगे, लीवर के सेल डीजनरेट होंगे तो रीजनरेट हो जाएंगे, स्प्लीन के सेल डीजनरेट हो रीजनरेट हो जाएंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाएंगी, पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक हो जाएंगी, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, कहीं भी बॉडी में गांठ है ना, ये सब घुल जाएगी अपने आप। अच्छा, गांठें कब बनती है? बॉडी में किसी भी तरह का डिसऑर्डर क्या है? बॉडी का एक नॉर्मल साइकिल है। अगला मैंने बताया था ना, किसी भी तरह का इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कब होता है? जब नॉर्मल साइकिल पर नहीं चलती है बॉडी। बॉडी का नॉर्मल साइकिल होगा तो आपको कहीं गांठ नहीं हो सकती, सिस्ट नहीं हो सकती। नहीं तो कहाँ कहाँ सिस्ट हो सकती है? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट में ट्यूमर, लंग में ट्यूमर, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर, पेनक्रियाज में ट्यूमर, लीवर में ट्यूमर, पूरे हाथों में पैरों में ट्यूमर, गांठें, उसको लाइपोमा बोलते हैं। एक और बड़ी गांठ हो जाती है, कोई टीबी वाली भी गांठ हो जाती है। आजकल तो टीबी भी बहुत हो रहा है।
पहले फेफड़े का ही टीबी सुना करते थे, खून में टीबी हो रहा है, अब तो गर्भाशय में टीबी हो रहा है, आंतों में टीबी हो रहा है। बोलो आंतों का टीबी हो गया, इसको पेट का टीबी हो गया, इसको फेफड़े का टीबी हो गया, इसको खून का टीबी हो गया, इसको हड्डियों का टीबी हो गया। कर ले इलाज, 9 महीने इलाज करेगा, एक जगह खत्म होगा दूसरी जगह हो जाएगा, और कई बार तो दवाई काम नहीं करती। जो योग करेगा उसका टीबी का रोग भी मिट जाएगा, कैंसर का रोग भी मिट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि योग करेगा तो होगा ही नहीं ना रोग, सबको सब रोग होने की संभावना है। चलो संभावना क्या, सुन लो जरा, पहले कल वाली बात को स्पष्ट कर देता हूं। कपालभाति करो सब। डीजनरेटिव सेल, लीवर के, किडनी के, मैंने कहा सब तरह के, इंटेस्टाइन के, यूट्रस के, ओवरी के, प्रोस्टेट के, टेस्टिकल्स के, स्टोमक के, लंग के, हार्ट के, थायराइड के, हड्डियों के सेल डीजनरेट हो जाते हैं तो अर्थराइटिस हो जाता है। ब्लड सेल डीजनरेट हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन की कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हीमोग्लोबिन कम हो गया, थैलीसीमिया हो गया, माइनर थैलीसीमिया, मेजर थैलीसीमिया। फिर ब्लड काउंट और गड़बड़ हो गए तो क्या हुआ, प्लेटलेट्स कम हो गए, WBC RBC सब गड़बड़ हो गए तो ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड के सेल डीजनरेट हो चुके हैं, योग करो, ब्लड के सेल डीजनरेट वे रीजनरेट हो जाते हैं और ब्लड कैंसर भी योग से अच्छा हो जाता है। ये है योग का लाभ। ब्लड के सेल्स में डीजनरेशन होता है तो ब्लड कैंसर से लेकर के हीमोग्लोबिन की डिफरेंट प्रॉब्लम से लेकर के और ब्लड में डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी, सारी कोई भी डेफिशिएंसी चेक करते हैं तो किससे पता लगता है, खून चेक करते हैं। तो ब्लड में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, कपालभाति करो। हीमोग्लोबिन की कमी है, कपालभाति करो। प्लेटलेट की कमी है, कपालभाति करो। प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 3 लाख से ज़्यादा हो गए, 4, 5, 6, 7 लाख हो गए, ब्लड कैंसर हो गया। WBC RBC प्लेटलेट्स सब गड़बड़ हो गए, TLC DLC गड़बड़ हो गए, सारी LC खुल जाएंगी तुम्हारी। आजकल LC खोलने में लगे वे लोग।